नमस नमस्ते सर। नमस्कार। आज सर, आपका जैसे हम सभी जानते हैं, एस्ट्रोवर्स परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका ट्रांजिट पर बड़ा अच्छा कमांड है। आप ट्रांजिट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि व्यक्ति पर व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से प्रभाव हो सकते हैं, या फिर अगर मंडेन की भी बात करें तो वहां भी किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं जब ग्रह किसी एक पर्टिकुलर युति में आते हैं, या फिर उन पर कोई दृष्टि प्रभाव या कोई अन्य प्रकार से तिथि का प्रभाव होता है। तो सर, आज जो हम देख रहे हैं कि अभी कुंभ राशि में 5 ग्रहों की युति थी 2 दिन पहले तक, अभी शुक्र तो वहां से निकल गए हैं, तो अब 4 ग्रहों की युति हो रही है कुंभ राशि में। और मंगल सूर्य के साथ भी हैं, और बुध भी वक्री हो गए हैं वहां पर। मंगल अभी राहु की तरफ बढ़ रहे हैं। और कुंभ राशि जो कि एक वायु तत्व राशि है और स्थिर स्वभाव है इसका, तो बड़ा ही अपोजिट इनका व्यवहार है कि स्थिर भी है और वायु भी है। तो ये एक बड़ी ही विपरीत सी स्थिति है। और यहाँ पर फायर एलिमेंट के सूर्य और मंगल दोनों हैं, और राहु भी इनको बढ़ाने का काम करता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए कि व्यक्तिगत तौर पर इनका प्रभाव कैसा हो सकता है। आप सभी को नमस्कार। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जोडियाक के जो 12 राशियां हैं उनमें ये जो कालपुरुष की कुंडली का ये 11वां भाव है। ये 11वां भाव स्थिर भी है और वायु तत्व भी है, अर्थात हम देखते भी हैं कुंभ के रूप में कहा जाता है कि मटके के अंदर में आप चीजें बंद हैं, निकलेंगी तो क्या निकलेगा पता नहीं। यही वह भाव है जहां पर हलाहल की भी बात होती है, अर्थात जहां एक तरफ लाभ देखना है वहां यह भी देखना है कि चुनौतियां क्या है। वर्तमान में राहु का गोचर चल रहा है कुंभ नक्षत्र में, 18 वर्ष बाद आया है। और अब तो राहु अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में है और काफी समय यहाँ अभी आगे वो चलेंगे, क्योंकि राहु एक नक्षत्र में 8 महीना रहते हैं। बात मात्र राहु की नहीं है। राहु अपनी इस यात्रा में शनि से मिलते हुए, मीन राशि के प्रारंभ में शनि से मिलते हुए कुंभ राशि में आए हैं। और यहाँ उनको मंगल से और सूर्य से, दोनों से उनकी एक के बाद एक मुलाकात हो रही है। यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। मंगल और राहु का जो युति है जो 13 मार्च को है, यह बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों को जन्म देती हैं जो युद्ध, क्रोध, सबको परिभाषित करता है। यहाँ एक बात और भी है कि बुध 26 फरवरी को वक्री हो गए हैं। कहाँ पे वक्री हुए हैं? 28 डिग्री पे पूर्वा भाद्रपद में, वहां से वो पलट रहे हैं। और बुध जब वक्री होते हैं तो संदेश, संवाद, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें सब प्रभावित होती हैं, ये सब देखने में आया है। तो वो प्रभावित करते हुए वो लौट रहे हैं। कहाँ लौटेंगे? वो 11 मार्च और 13 मार्च को क्रमशः मंगल से और राहु से मुलाकात करेंगे। जो बुद्धि हम कहते हैं कि कर्मानुसारिणी होती है, म- इस विचार को बुध और भी चुनौती देंगे वक्री स्थिति में। ये भी एक बात हमको ध्यान में रखने योग्य है कि एक ग्रहण, अभी सूर्य ग्रहण पड़ा आज से 15 दिन पहले, आज पूर्णिमा हो ही गई है। उस सूर्य ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा की अमावस्या राहु के साथ आई, शुक्र भी तब इसी राशि में थे। तो वह ग्रहण चला और उसके 15 दिन बाद आज चंद्र ग्रहण की बात है। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण है। और इस उस समय राहु सूर्य चंद्र की डिग्री से मात्र 4 डिग्री के फर्क पे हैं। ये सभी चीजें एक बड़ी चुनौती को जन्म देती हैं, जहां बुद्धि सही नहीं चल रही है, क्रोध ज्यादा है। अभी हमने देखा कई जगह युद्ध प्रारंभ हो गए हैं। एक बार बात चल रही थी कि यूएस और ईरान में संवाद हो रहा है, और संवाद होते होते वहां पे आक्रमण होने लगे और बम फटने लगे। कहाँ क्या हो रहा है ये चीज स्पष्ट नहीं है। तो ये ग्रहण वक्री बुध के कारण कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, या जो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो मैसेज वैसे नहीं लिया गया, कुछ अदरवाइज ले लिया गया, जिसका शायद ये परिणाम हो सकता है। ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे उस बात की जानकारी नहीं है। पर जी। ये अवश्य है कि इस प्रकार की जब बुध की स्थिति है,
वो बुध भी इस राशि में कुछ कुटिलता को भी और जन्म देते हैं। अब कुटिलता को आप राहु से एम्प्लीफाई कर दीजिए और मंगल के एग्रेशन से जोड़ दीजिए, इम्पल्सिव एक्शन से जोड़ दीजिए, तो आपको जो वर्तमान स्थिति है वह दिखेगी। अब ये जो ग्रहण है कल का, यह भी शतभिषा नक्षत्र का ग्रहण है। सूर्य से राहु की डिग्री मात्र 4 डिग्री पे है, चंद्रमा और केतु 4 डिग्री पे है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती है। मेरा ये मानना है कि ये जो अभी आजकल के घटनाक्रम है, ये शायद और भी अ, चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मनुष्य की जो सामान्य बुद्धि है वो काम क्यों नहीं कर रही? जबकि देखिए, एक ये ऐसा नहीं कि हर चीज बुरी ही हो रही है। एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि गुरु जो अभी तक वक्री थे, वो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में, और मिथुन राशि से पूर्ण दृष्टि रखेंगे वो कुंभ राशि पर, सूर्य पर, मंगल पर। गुरु का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलना चाहिए। यह भी एक बात है जो समझने योग्य है कि शुक्र, जो एक और गुरु स्वरूप है, यह अपनी उच्च राशि में 1 मार्च को अर्थात कल प्रवेश किया है। 25 मार्च तक यह उच्च के रहेंगे, और रास्ते में अवश्य ये 5 मार्च को शनि से इनकी युति होगी। पर शुक्र की जो एक एक भावना है, और जहां वो देवी के एक स्वरूप में मिलते हैं, वो इसी मीन राशि में मिलते हैं, गुरु की राशि में मिलते हैं। और आप तो निशा जी उसकी बहुत जानकारी रखती हैं नवरात्रियों की। शुक्र की उच्चता में हम गुड़ी पाड़वा की ओर बढ़ रहे हैं। तो जहां एक और चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी ओर शुभता भी दूर नहीं है। यही नैसर्गिक ग्रहों की स्थिति है। ग्रह कभी भी आपको सजा देने के लिए नहीं आते, आपको पनिश करने के लिए नहीं आते। वो आपको ज्ञान देने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए अपनी ट्रांजिट करते हैं, गोचर करते हैं। अभी यह समय है आध्यात्म का। यह समय है जहां हम क्रोध में निर्णय ना ले। यह समय है कि हम अपने बुद्धि पर उतना ध्यान ना दे, अपितु उस गुरु पर ध्यान दे जो ये कहते हैं बार बार कि ईश्वर कहाँ है, मैं बता रहा हूं, देखो जरा अपनी बुद्धि से। का ये जहां मनुष्य की नैसर्गिक बुद्धि को अभी त्याजने की बात है, अध्यात्म का समय है। यह समय है जब हम शुक्र की इस शुभता का लाभ उठाएं, जब हम गुरु के मार्गी होने का लाभ उठाएं। और राहु, जो हर बुराई को भी एम्प्लीफाई कर देते हैं, वो ऐसा नहीं है कि केवल केवल और केवल नकारात्मक है। राहु शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र, निशा जी, यह माना जाता है कि हीलिंग का नक्षत्र है। जी। और इसमें आज से लगभग 125 साल पहले कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें, जैसे एक्सरे का प्रारंभ तब हुआ जब मार्स और राहु दोनों ही शतभिषा में थे। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज, अगर हम केवल अपने बुद्धि की कुटिलता को छोड़ करके अपने अपने जो एक, जिसको मैं कहूंगा, थोड़े से शब्द जरूर अच्छे नहीं है, विभत्सा, जो महत्वाकांक्षा है उसको छोड़ करके हम सब सब दुनिया की ओर देख सके, तो ये एक बड़ा अच्छा समय आने वाला है। अब समय तो ग्रह दिखा रहे हैं। अच्छा चुनना बुरा चुनना कई बार हमारे हाथ में है, कई बार हमारे हाथ। अच्छे पार्ट की तरफ अगर जाएँगे तो ये इन्वेंशन भी करा सकता है, कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो मानव जीवन के लिए सहायक हों, क्योंकि कोई भी खोज, कोई भी शोध होते हैं तो वो जीवन को आसान बनाने के लिए ही होते हैं। और सर, जैसे आपने कहा कि अभी गुरु मार्गी हो जाएँगे, तो बुध भी उसके आस-पास ही कहीं मार्गी हो जाएँगे ना? अ, बुध 20 तारीख को 20 तारीख को, लगभग 22 दिनों राहु के। के साथ जुड़े रहेंगे जब मार्गी होंगे। ओह! तो वो जो बुद्ध मार्गी होंगे, वो जो जी। राहु के साथ जो जुड़े रहेंगे, वहां क्या वो कुटिलता की स्थिति में जाएंगे, कुंभ की कठिनाई की तरफ जाएंगे,
कि कुंभ घड़े को छोड़ के उसके ज्ञान को हम सबको बांटेंगे। ये मुझे पता नहीं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं मानता हूं, पर ये जरूर मानता हूं कि ग्रह हमें इंगित कर रहे हैं कि समय का क्या हम क्या अपने एरोगेंस को, अपने ग्रीड को छोड़ सकते हैं। हम बढ़ रहे हैं नवरात्रि की ओर। आप देख रहे हैं कि नवरात्रि पहुंचते पहुंचते बुधमार्गी हो गए, गुरुमार्गी हो गए, शुक्र उच्च के हो गए, तीनों ग्रह शुभ के हो गए। और ये जो ग्रहण चंद्र का हो रहा है, ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वह है जो मनुष्य के भलाई के लिए अच्छे समय को भी आगे बढ़ाता है। और रंग, जो होली के रंग हैं, जो पलाश के रंग हैं, उन सब का भी यह प्रतिनिधित्व करता है। तो हम उन धुओं को, उस काले रंग को जो युद्ध का है, उसको छोड़ के क्या हम ऐसे रंगों में आ सकते हैं जो शुभता लिए हो, जो मुस्कान लिए हो, जो सौम्यता लिए हो। ईश्वर सर मनुष्य ऐसा को। आपने एक बार चर्चा में कुछ बताया था कि जैसी संभावना अभी है ऐसी ही महाभारत के समय बनी थी। दो इक्लिप्स के बीच में वो युद्ध हुआ था और ये अचानक ही युद्ध का प्रारंभ हो जाना, तो ये संयोग आकाशीय संयोग है क्या? ऐसा मुझे लगता नहीं। महाभारत की तो जो महाभारत में लेख है कि एक्लिप्स जो 13 दिन के अंदर दो हो गए थे, जी। उनको अभी तक बहुत लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तारीखें दी हैं। एक्लिप्स का जो सीजन है, जो अभी सीजन शुरू हुआ, इसमें दो, एक सूर्य का और एक चंद्र का जो ग्रहण है, ये तो बने हैं। हम अपने जो धार्मिक अनुष्ठानों में है, उसमें हम तभी उस ग्रहण को स्वीकार करते हैं जब वो ग्रहण हमारे यहाँ दिख रहा हो। परंतु ग्रहण तो इस पृथ्वी पे लगा है, और जी। जब पृथ्वी ग्रहण लगा है तो वो ग्रहण परिवर्तन लाएगा। ग्रहण जब आता है तो अपने साथ चुनौती लेके आता है। चंद्र ग्रहण मन को इम्पैक्ट डालता है। जो अभी जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, वो एक अवसर है कि ये जो इस समय जो मानवीय स्वभाव जो एग्रेशन की ओर, हिंसा की ओर बढ़ रहा है, क्या इसको हम अ, स्नेह की ओर ले जा सकते हैं? ये हमको अवश्य देखना चाहिए। ज्योतिष में जब भी हम ग्रहों की गोचर को देखते हैं, तो जो साल में 2 बार एक्लिप्स के या ग्रहण के काल आते हैं 15 दिन के, उनको हमें समझना पड़ेगा अगर हमें ज्योतिष में फलाफल को स्पष्ट करना है। तो यह भी एक काल आया। इस काल में सूर्य, चंद्र, राहु, मंगल और बुध के साथ 2 बार ग्रहण को गए। स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो मानवीय चेतना है, उसको आघात पहुंचाता है। ये अंधेरे का समय होता है। इस अंधेरे में अच्छी बातें शायद याद न रहती हो। जिनके पास शक्ति है वो शक्ति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ये सब जो हम देख रहे हैं कठिनाइयाँ, कि अच्छे अच्छे जगहों पर बम फट रहे हैं, और कुछ कुछ देखिए, कुछ ईर्षाएं भी जो है वो बुद्धि लाते हैं। बुद्ध ईर्षा लेके आते हैं, और उस ईर्षा का जो नतीजा है वो संभवतः बहुत ही खतरनाक है, ये आप जानते हैं। मेरा मानना है कि ग्रहण आज निकल रहा है। इस ग्रहण के जाने के बाद परिवर्तन अच्छी तरफ जाए तो ईश्वर से कामना हम कर सकते हैं। जी। बाकी तो ईश्वर की बात सुनने की फुर्सत ना तो पावरफुल लोगों को है, और ना ही दौड़ती हुई उस आम जनता को है। जी। तो अभी आपने जैसे कहा था कि कुंभ राशि का जो एक सिंबल है घड़ा, घड़े के अंदर बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा विज़डम उसके अंदर भरा हुआ है, बहुत सारा शोधपूर्ण ज्ञान उसके अंदर है। और राहु और बुध दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो कुछ तो क्रिएट करते हैं। तो जी। जब आपने कहा कि मार्च में ग्रह दोनों ही डायरेक्ट हो रहे हैं, गुरु भी डायरेक्ट हो रहे हैं, बुध भी डायरेक्ट हो रहे हैं, तो हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ तो नया, कुछ तो बेहतर ऐसा आएगा, जो समाज में, देश दुनिया में कुछ सकारात्मकता कुछ दे सकेगा, बढ़ा सकेगा। अवश्य। और हम उम्मीद भी कर सकते हैं, और सब मिल करके उस
जगत जननी से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे माँ, इन सबको सद्बुद्धि दो, जो जी, जिससे इस विश्व में अ, ज्ञान की ज्योति जले, प्रकाश बढ़े, अंधेरे कम हो, धुएं कम हो, विस्फोट कम हो। ऐसी कामना हम कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये एस्ट्रोवर्स की नई सीरीज, इसको हम आगे भी बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि यह जो अभी देखना, हमने सामान्य बात की, परंतु हर लग्न के लिए, हर चंद्र जो लग्न है उसके लिए, यही ग्रह अलग अलग परिणाम लेकर के आते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटी देते हैं, थ्रेट भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं। पर कैसे हम उसकी एनर्जी को, क्या हम उस एनर्जी को सकारात्मकता की ओर ले जा सकें, ये ही मेरे ख्याल से इस बात को आगे बढ़ाना ही हमारा कर्तव्य है, जिसको हम करते चलेंगे। जी। तो सर, ये तो एक बड़ी अच्छी जानकारी हम आपने दी है ग्रहों के ट्रांजिट के बारे में, और अब हम आगे भी इसको ऑब्जर्व करते चलेंगे और साथ में लोगों की लाइफ पर भी। आज का ही अगर मेरा दिन का अनुभव कहूँ, तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो कि कुंभ लगन के थे, और मैंने बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ में उस डाटा को अपने पास नोट किया कि एक व्यक्ति के साथ हो रहा है तो क्या ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है। तो जैसे कि देखा, पता चला इस तरह का कि कुंभ लगन जिनकी है और राशि सिंह राशि जिनकी है या सिंह लगन है, कुंभ राशि या कुंभ लगन है, इन लोगों को आज एंजाइटी है। आज उनको शिकायत है कि सुबह से मन बड़ा बेचैन है। कुछ लोगों को कल से मिडनाइट से उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा है। तो ये क्या ग्रहण आने से पहले ऐसा होना स्वाभाविक है, ऐसा लगता है? कुल ऐसा तो, मतलब यही तो ज्योतिष बताता है कि जिस लग्न और चंद्र के ऊपर से ये ग्रहण हो रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से, विशेष करके मन तो अशांत होगा, बेचैन होगा, एंजाइटी होगी। और तभी तभी ये कहा जाता है कि साहब आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मन को शांत करने की कोशिश करो। कहना आसान है, मन शांत शायद होता नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि अ, प्रयास तो करना हमारा काम है। मंत्र जाप करने से थोड़ा ध्यान बट सकता है। चलो, आपका तो यह ऑब्जर्वेशन है, ये मुझे लगता है और भी जो कुंभ या मीन लगने वाले होंगे, उससे इस बात को वो देख रहे होंगे। अगर कोई केवल मानसिक नहीं तो हो सकता है भावनात्मक या किसी और चुनौती के साथ तो होंगे ही। तो इस समय को ध्यान से, ईश्वर की प्रार्थना से अच्छी तरीके से हैंडल करें, यही हम हमारा संदेश है। बहुत धन्यवाद सर। जरूर कुछ तो इसमें से निकल के आया है और लोग इसका फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि एक बड़ा अच्छा संदेश आपने साथ में दिया है कि नकारात्मकता भले ही है, लेकिन एक डिवाइन गुरु की, जुपिटर की इन पर दृष्टि भी है सभी के ऊपर। जी। तो कहीं ना कहीं ये सारी परिस्थितियों के बावजूद भी सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर, क्योंकि माता रानी का टाइम भी शुरू होने वाला है, ग्रह भी डायरेक्ट हो जाएंगे, गुरु की दृष्टि भी है। तो थैंक यू सो मच सर। आज की चर्चा संक्षिप्त है लेकिन सार्थक है। नमस्कार। धन्यवाद।